नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैंने आपको 2 यूनिट पढ़ा दिया, आज मैं आपको तीसरी यूनिट के बारे में बताऊंगा। और यूनिट का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। और इस यूनिट के अंतर्गत आपको मुख्य मुख्य प्रश्न कौन कौन से पढ़ने हैं, केवल वही प्रश्न मैं आपको बताऊँगा। और PDF के माध्यम से आप लोग इनको पढ़ लेंगे और निशान आपको लगा लेने हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। और मैंने टोटली आपको 4 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आप लोग सभी को एक बार देखेंगे, प्लस एक मॉडल पेपर भी आपको मैंने इसमें डाला है। क्लियर चलेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो मुख्य प्रश्न कौन कौन से, इसमें से सभी छोटे और बड़े प्रश्नों को हम पढ़ के जाएंगे। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म कुछ कंप्यूटर की याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं CPU की फुल फॉर्म क्या है। तो भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय, अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। क्या है इसका नाम? केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, या इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। चलिए ये ऑप्शन इसको याद कर लेंगे। उसके बाद CPU का पूरा नाम, तो CPU यही नाम है उसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। 2 बार आ चुका है ये एग्जाम में, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मशीनरी हिस्से यानी पुर्जे को क्या कहा जाता है। तो उस पुर्जे को भैया हार्डवेयर कहा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसको कहते हैं? CPU को दिमाग कहते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट का कार्य करता है। तो साथियों माउस है, अपना कीबोर्ड है। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कौन कौन से उपकरण ऐसे हैं, इनपुट हैं और आउटपुट हैं। ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणनाओं का कार्य करते हैं। तो साथियों ALU, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछें आपसे तो एल्गोरिथम। ठीक है ना। लॉजिकल यूनिट, एल्गोरिथम में लॉजिकल यूनिट। ठीक है, आपको याद रखना। उसके बाद और इनपुट का कार्य क्या होता है? इनपुट का कार्य होता है साथियों आंकड़ों का निवेश करना, और आउटपुट का कार्य आंकड़ों का निर्वेश निवेश। निवेश का मतलब होता है देना। ठीक है, निवेश का मतलब होता है देना। ठीक है ना। और आंकड़ों का निर्गत करने का कार्य किसका होता है? निर्गत करने का आउटपुट का होता है। ठीक है ना, आउटपुट। ओके, ये आपको याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आउटपुट का मैंने कार्य बताया आंकड़ों को निर्गत करना। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? आंकड़ों का प्रोसेस करना। तो तीनों चीज़ याद हो गई। 3 याद रखना है आपको, आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस। क्लियर। उसके बाद विटिंग, विटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? विटिंग क्या चीज़ होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड विटिंग कहलाता है। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसका लोड क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है साथियों। क्या? क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई जो होती है उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसका कार्य क्या होता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग क्रियाओं को कंट्रोल करना। ये होता है CPU का कार्य। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैनर, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है साथियों। और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? सॉफ्टवेयर रूटिंग, जो रूटीन्स का ग्रुप होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एक मदरबोर्ड नहीं है। ठीक है ना, मदरबोर्ड नहीं होता है, ये CPU के अंदर लगा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर सबसे निचली को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। ऊपर की क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है ना। उसके बाद GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या नाम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ऑप्शन डी राइट रखेंगे GUI का। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? लिंक्स। क्या नाम है? लिंकस। लिंक्स है, याद रखना है ये लिंक्स, लिंक्स याद रखना, LINKS लिंक्स। इसको क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद MS वर्ड क्या चीज़ है? एक प्रोसेसर, एक वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड। ठीक है ना, MS वर्ड। ओके। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन विंडो में क्या होता है। ये सभी होता है एप्लीकेशन विंडो। फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, मेन्यू बार होता है और स्टैंडर्ड टूल बार होता है। उसके बाद किसी भी स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? कुंजी पटल के ऐप 7 के माध्यम से हम किसी भी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, गलत है सही है। उसके बाद दस्तावेज के प्रथम अक्षर को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए किस विकल्प का चयन किया जाता है? वो है ड्रॉप केप। क्या है? ड्रॉप केप। ड्रॉप केप याद रखना। किसी भी फाइल को खोलने के लिए कुंजी पटल पर कौन सी शॉर्ट की होती है? Ctrl+O। कौन सी होती है? Ctrl+O। याद रखना है ये सभी कुंजियाँ अपनी। उसके बाद किसी भी दस्तावेज को कट पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए बात करें, कट करने के लिए कौन सी होती है? Ctrl+X। उसके बाद किसी भी दस्तावेज के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे हम पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है ना, पूरा का पूरा, तो Ctrl+A का मतलब होता है ऑल। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसका उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है साथियों, आपको याद रखना है
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका उदाहरण है? तो ये स्प्रेडशीट का उदाहरण है। क्लियर। उसके बाद एक्सेल की वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 65,536। याद रखना, एक्सेल की वर्कशीट में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? 65,536। उसके बाद एक्सेल में बनी किसी भी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? याद रखना, डॉट एक्सएल। क्या होता है? डॉट एक्सएस। क्लियर, ये याद रखना। उसके बाद है किसी भी सेल का एड्रेस वर्कशीट में कौन सा बॉक्स आता है? नेम बॉक्स आता है। उसके बाद एक्सेल में पेस्ट करने के लिए कौन सी होती है? कंट्रोल+B। कंट्रोल+B पेस्ट की काम आती है। उसके बाद कोई भी नई विंडो खोलने के लिए, नई कोई भी बुक खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+N। कंट्रोल+N, एन का मतलब न्यू। उसके बाद सीट में रखे हुए डाटा को जोड़ने के लिए टूल बार में जो चिन्ह उपयोग किया जाता है वो होता है ये समीशन का चिन्ह, मतलब जोड़ का चिन्ह है, योग का चिन्ह है। उसके बाद बात करते हैं ये वाला प्रश्न नंबर 32 है कि किसी फाइल को एक्सेल में सेव करने के लिए कौन सी कुंजी का संयोजन इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल+S। कंट्रोल+S। कंट्रोल+S, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फंक्शन कमांड कौन से मेनू में पाया जाता है? फंक्शन कमांड जो होता है वो हमारे टूल्स मेनू में पाया जाता है। उसके बाद किसी भी सेल को ऊपर जाने के लिए, किसी भी सेल से ऊपर जाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, अप एरो की, ऊपर जाने के लिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कंप्यूटर क्या है इसको छोड़ो। डेटा किसे कहते हैं? डेटा का अर्थ होता है कुछ तथ्य, अंक या सांख्यिकी का समूह जिस प्रक्रिया करने से सूचना है जो अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उनको जैसे चित्र, वीडियो, ऑडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट आदि का डेटा भी कहा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम आपको याद रखना है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए आंकड़े या डाटाओं को लेकर उन आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों को काम करता है और हमें कार्यानुसार परिणाम प्राप्त होता है। जिन निर्देशों को हम कंप्यूटर पर आधार काम करता है उनको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर नेट के इनपुट के रूप में कौन कौन से? एक तो कीबोर्ड और एक माउस, और भी है इसके, ठीक है ना। अब इनका पूरा नाम, एक बार आप इन सभी का पूरा नाम याद रख के जाएंगे। जैसे रैम है, रोम है, OIMR है, CPU है, रैम है ना। तो CPU का नाम पूरा रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। और OIMR का ऑप्टिकल मार्क्स रीडर स्कैनर। चारों याद रखना है, ठीक है ना। आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछी जाएगी। उसके बाद बूटिंग क्या होता है? बूटिंग भैया, जैसे बूटिंग की बात करें तो ऑपरेशन लोड सिस्टम का होना, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होता है कंप्यूटर का स्टार्ट जब होता है तो उसको बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर स्टार्टिंग प्रोग्राम प्रक्रिया। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से कार्य करने लगता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम डेस्कटॉप किसको कहते हैं और इसके प्रमुख 4 घटक। तो बूटिंग के पश्चात जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जाने वाली स्क्रीन होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। इसके प्रमुख 4 घटक की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो होता है आइकन। क्या होता है? एक आइकन होता है। दूसरा होता है टास्क बार, आइकन, टास्क बार, बैकग्राउंड और सक्रिय विंडो या एक्टिव विंडो। ओके, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अब बात करते हैं। GUI की प्रमुख विशेषताएं। तो GUI की विशेषताओं की अगर बात करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर कमांड्स याद रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस और कीबोर्ड किसी भी तत्व को चुनकर कमांड दिया जा सकता है। उसके बाद GUI के समय, श्रम और शक्ति की बचत होती है और आसानी से कम समय में अधिक कार्य सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। GUI की सहायता से स्क्रीन पर एक साथ कई ओवरलैप्ड विंडो प्रदर्शित की जा सकती है। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन साफ लाता है विंडो की 2 आधारभूत विशेषता कौन कौन सी? एक तो होती है विंडो मल्टीटास्किंग सिस्टम और दूसरी होती है विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है ना। ये 2 विशेषता आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं निशान लगा देता हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरी है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के उदाहरण। तो देखो, एक तो सॉफ्टवर्ड है, वर्ड स्टार है, ओपन स्टार है और माइक्रोसॉफ्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड क्या होता है याद रख लेना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद अंडू और रिडू का MS वर्ड क्या होता है? अंडू रिडू का मैन्यू विकल्प में क्या अर्थ होता है? तो ये आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, है ना। ये दोनों याद रख लेना। उसके बाद सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है? किसी भी फाइल को जब पहली बार हम सेव करते हैं तो वो होता है सेव, ओके। और किसी भी फाइल को दोबारा सुरक्षित कर, जो पहले से सुरक्षित है उसको दोबारा कोई अन्य नाम दिया जाए उसको बोलते हैं सेव एज। उसके बाद हेडर और फुटर की क्या उपयोगिता होती है? प्रयोग की बात करते हैं। हेडर जो होता है वो हमेशा ऊपर के लिए टाइटल के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि फुटर जो होता है नीचे की टास्क बार में काम लिए जाता है, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद ऑटो टेक्स्ट से क्या अभिप्राय है? ऑटो टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? टाइप्स के समय स्वतः ही टेक्स्ट के पूर्ण हो जाता है और ऑटो टेक्स्ट की सहायता से हम किसी भी अनुच्छेद को जिसकी हमें बार बार आवश्यकता होती है उसे बार बार लिखने से बचा जा सकता है। ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं, पुनः अपने आप आ जाता है स्वतः ही।
स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन से टैग का उपयोग होता है? रिव्यू टैग की बात करते हैं हम। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, वर्कशीट क्या है? तो वर्कशीट आप लोगों को याद रखनी है, वर्कशीट क्या है, क्लियर, याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलिए ये तो प्रश्न नहीं है, ठीक ठाक, देखो आगे बताता हूँ। ये देखिए, कंप्यूटर के आउटपुट जो यूनिट है, कंप्यूटर के आउटपुट जो डिवाइस है उनका उपयोग और महत्व बताइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सभी को इसको याद रखना है। कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया को का वर्णन कीजिए, वोटिंग वगैरह होती है ना, वो सबको याद रखना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है, तो इसके प्रमुख कार्य आपको बताने हैं, तो याद रखना, जैसे फाइल सिस्टम, उसके बाद फाइल सिस्टम के बाद प्रोसेस होती है, फिर इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, CUI और GUI। तो आप लोग दोनों को अंतर याद रखना है अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या लाभ हैं, वर्णन कीजिएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रख के जाने हैं, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, थोड़ा बहुत लंबा यूनिट है भाई, ऐसा काम भी नहीं है, इसलिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये कंप्यूटर में प्रिंट कमांड का कार्य करते समय प्रिंट निकालने के कोई चरण बताइएगा। तो ये आपको ये 4 चरण दिए गए हैं, आप लोग सबको पढ़ लेने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड व रिप्लेस कमांड का क्या कार्य है, पूरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, हाइपरलिंक्स का प्रयोग कब किया जाता है, हाइपरलिंक्स का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है ना, और किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, शब्द संसाधन का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल को प्रारंभ करने की प्रक्रिया को समझाइए, क्लियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखिएगा जी, अब ये आप लोग ये प्रश्न आप लोग पढ़ के जाएंगे, कौन सा, ये वाला पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मुख्य भागों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिएगा। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने अगर ये प्रश्न पढ़ लिया तो कम से कम 4-5 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, छोटे बड़े, ठीक है ना, यहाँ से सब आ जाएंगे, ये कोई बाहर नहीं जाएगा इस प्रश्न में से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगला ये आपको याद रखना है, डॉट्स लिंक्स और विंडो लिंक्स, इन दोनों में अंतर आपको अच्छे से याद रख के जाना है, क्लियर भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।